हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैकेफे एडवर्ड। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए हमें कुछ सर्टेन रूल्स याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारा रूल है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहला रूल जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सीखेंगे वो है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हंट्स रूल ने यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया था। सबसे पहले आप उस टर्म को समझ लें, डीजेनरेट। अकॉर्डिंग टू हंट्स, डीजेनरेट क्या होता है? डीजेनरेट मीन्स होता है इक्वल एनर्जी। इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स को उन्होंने डीजेनरेट बोला था। तो अब जैसे डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन कौन सी होती है? जैसा एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल में तो ये सिंगल है, तो ये इसका कोई भी डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं होगा। लेकिन अगर आप पी ऑर्बिटल को ध्यान से देखेंगे तो पी ऑर्बिटल में वी हैव थ्री डिफरेंट ऑर्बिटल। वन को हम पी एक्स बोलते हैं, दूसरे को पी वाई और थर्ड को बोलते हैं पी जेड। तो यहाँ पर पी एक्स, पी वाई और पी जेड तीनों इक्वल एनर्जी के होते हैं। तो इन दीज थ्री ऑर्बिटल्स आर नोन एज डी जनरेट ऑर्बिटल। इन दी सेम वे यहाँ पर डी ऑर्बिटल में वी हैव फाइव रूम्स, फाइव ऑर्बिटल्स, और उसमें हर एक ऑर्बिटल का नेम क्या होता है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड लास्ट वाले को बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। और ये सब कैसे होते हैं? इक्वल एनर्जी के होते हैं। तो ऑल दीज फाइव ऑर्बिटल्स आर ऑफ इक्वल एनर्जी, दैट्स वाई दे आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो हंट्स रूल सिर्फ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, if we start filling electron in degenerate orbitals, तो first one electron fill in each orbital. Later we will pair them by opposite spin electron. ठीक है, दिस इज योर डीजेनरेट ऑर्बिटल, दिस इज योर हंट्स रूल। ठीक है, अब इसी चीज को यहां पर भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल वी विल फिल वन इलेक्ट्रॉन इन ईच डीजेनरेट ऑर्बिटल। लेटर वी विल पेयर देम बाय अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन। तो जिस तरह से मैंने ये इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखाया है, इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर बिल्कुल ऐसे ही रहता है। ठीक है भाई, अब इस पे बेस देखिए कई क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ऐसे कुछ पैटर्न दे दिए जा सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन फिलिंग दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स हंट्स रूल। अब जैसे मैंने आपके सामने ये एग्जांपल लिखा, इस वाले एग्जांपल को ध्यान से देखिए, ये पी ऑर्बिटल है। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन अगर हमने यहाँ डाला और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे डाल दिया, तो अभी कौन सा रूल वायलेट हो गया है? हंट्स रूल वायलेट हो गया है। तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, और अगर ये डीजेनरेट है तो हमें पहले हर एक ऑर्बिटल में वन इलेक्ट्रॉन फिल करना होता था। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना होगा, दिस इज योर हंट्स रूल, नोट कर लीजिए। चलिए, इसके बाद हमारा सेकेंड रूल आता है। सेकेंड रूल इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये दोनों ही प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने के ऑर्डर को हमें बताता है, और इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जाता है उस ओवरऑल अरेंजमेंट को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए हमें ये तीनों रूल्स जानने चाहिए। चलिए, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? ये बहुत सिंपल सा रूल है। अकॉर्डिंग टू पाउली, नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव all four quantum number same, at least one should be different, at least one should be different। ठीक है भाई, तो नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर सेम, एटलीस्ट वन शुड बी डिफरेंस। तो इसी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए ही जब हम लोग किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हम क्लॉकवाइज डालते हैं, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैसा डालते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमने दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिए,
ठीक है, यानी दोनों की स्पिन सेम हो गई। अब इस ऑर्बिटल में जब हम इनकी चारों क्वांटम नंबर फाइंड करेंगे तो ऑल 4 क्वांटम नंबर विल बी सेम, और जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन होगा तो ये रॉन्ग फीलिंग हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको ये सब पैटर्न दिए जाते हैं, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऐसा और इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है जिसमें पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए, तो आपको बस ये डेफिनेशंस और ये पैटर्न ध्यान रखना होगा। उसमें क्या सिखाया गया था, उसमें सिखाया गया था कि ऑल डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, वी विल पेयर देम लेटर वाया अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या सिखाया गया है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑल क्वांटम नंबर सिमिलर। सो हम जब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो उनमें से अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरे को हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, सो दैट वो 4 डिफरेंट क्वांटम नंबर को शो कर सके, सो दैट हम इलेक्ट्रॉन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। चलिए, इसके बाद हमारा थर्ड रूल जो आता है, थर्ड रूल इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, देखिए ये ऑफ बाउ वर्ड को समझिए। ऑफ बाउ ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। ऑफ बाउ का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो अबाउ प्रिंसिपल कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन कैसे अपने आप को रीअरेंज करेंगे, उसके लिए इलेक्ट्रॉन देखेगा कि एटम के अंदर जो ऑर्बिटल का अरेंजमेंट है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स को उनमें फिल होने में आसान रहेगा। इलेक्ट्रॉन सबसे शुरुआत करेगा कहाँ से, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से, और हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल तक वो फिल होता जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल्स कैपेसिटी। दिस इज योर ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट हमारे सामने चैलेंज आता है, हाउ टू डिटरमाइन एनर्जी। तो टू डिटरमाइन एनर्जी of orbital we have one more rule known as n plus l rule. So with the help of n plus l rule we can determine the energy of orbitals. ठीक है, तो अब हम जैसे n plus l rule समझते हैं पहले। n plus l रूल, तो n प्लस एल रूल क्या होता है, n प्लस एल रूल में हमें 2 पॉइंट सिखाए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n प्लस एल वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के n प्लस एल वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, एनर्जी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर लिया 3p एंड यहाँ पे हमने ले लिया 4p। अब हम इन दोनों की एनर्जी कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या शो करता है, n, तो n हो गया कितना 3, और p का करस्पॉन्डिंग l वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ पे n प्लस एल कितना आ गया आपको 4। अब यहाँ पर देखिए n इज 4 और p के लिए l वैल्यू कितनी होगी 1, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग n प्लस एल वैल्यू कितनी आ गई 5। तो जिसका n प्लस एल वैल्यू ग्रेटर होगा उसका एनर्जी ग्रेटर होगा। तो हियर एनर्जी ऑफ 4p इज ग्रेटर देन 3p। दिस इज फर्स्ट रूल ऑफ n प्लस एल, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड रूल ऑफ n प्लस एल। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल ऑफ n प्लस एल, इफ n प्लस एल वैल्यू ऑफ बोथ ऑर्बिटल इज सेम, जिन दो ऑर्बिटल को हम कंपेयर कर रहे हैं अगर उनकी n प्लस एल वैल्यू सेम है, then energy is directly proportional to the principal quantum number n of that particular orbital। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने अभी लिया आपके सामने 3p एंड 4s। तो 3p के लिए जरा n प्लस एल वैल्यू निकालिए, 3 प्लस 1 दैट इज हाउ मच 4, और जरा 4s के लिए निकालिए 4 प्लस 0 दैट इज 4। दोनों के लिए देखिए n प्लस एल वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे एनर्जी का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, यहाँ पर हम एनर्जी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिटरमाइन करेंगे। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ग्रेटर होगा उसका एनर्जी भी ग्रेटर होगा।
ठीक है, तो ये 2 पॉइंट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सारे रूल्स आ चुके हैं जिनकी हेल्प से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना था। इनको दोनों रूल्स को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। एनर्जी N+L रूल आपको वैसे भी याद होना चाहिए। कभी कभी कुछ स्मॉल एग्जाम्स लाइक CET, इन सब VIT, इन सब एग्जाम्स में क्या होता है, बिल्कुल सिंपली वो आपको 3-4 ऑर्बिटल्स दे देंगे और आपसे बोलेंगे कंपेयर देयर एनर्जी। तो आपको सिंपली N+L रूल फॉलो करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्बिटल का अरेंजमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर क्या, एन वैल्यू सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 है होगा। तो उसका l वैल्यू यानी ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होंगी, उसका ऑर्बिटल होगा 1s। ठीक है, फिर हमने जब n की वैल्यू 2 लिया तो उसमें पॉसिबल ऑर्बिटल क्या होगा, 2s और 2p। तो क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने वहाँ बता रखा है, किसी भी शेल का जो नंबर होता है उतने ही नंबर में उसमें ऑर्बिटल्स होती है। तो 1 में कितना होगा 1s, 2 में कितना होगा 2s एंड 2p, 2 ऑर्बिटल्स। ऐसे 3 में कितना आएगा 3s, 3p एंड 3d। 4 में कितना आने वाला है भाई, 4 ऑर्बिटल्स, 4p, 4d, 4f एंड सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई, ये यहाँ पे 4s से शुरू होगा। हाँ, तो शुरू आगे लिखते हैं 4s, 4p, 4d, 4f। ऐसे 5 में अगर आप बनाओगे तो कितना आएगा, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पर 6 के लिए बना सकते हैं। 6 में कितना आएगा भाई, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, 6h। ऐसे आप कितने भी ऑर्बिटल्स का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर इन सब के लिए N+L वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो इनका 1s के लिए N+L वैल्यू कितना आएगा 1, 2s के लिए 2, 2p के लिए 3, 3s के लिए 3, 3p के लिए 4, 3d के लिए 5, 4s के लिए कितना आएगा भाई 4, 5, 6, 7। ऐसे ही आप लिखते चले जाइए। यहाँ से सबका आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सबकी N+L वैल्यू लिख सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, ऐसे आपने सभी की N+L वैल्यूज़ को यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। अब हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी अब हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल अप्लाई करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का हम ऑर्बिटल्स का क्या अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स अरेंज करने जा रहे हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट N+L वैल्यू किसकी थी, 1s की। तो हमारी सबसे पहली ऑर्बिटल होगी 1s। 1s के बाद हमारा देखिए यहाँ पे 2 किसका है, 2s का। फिर उसके बाद 3 किसका किसका है, 2p और 3s। लेकिन पहले किसको लिखेंगे, 2p को, अकॉर्डिंग टू N+L रूल। 2p फिर 3s, फिर 4 देखिए कहाँ पे आया है, 3p में, और कहाँ पे आया था, 4s में आया था। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 कहाँ पे आया है, 3d में आया है। फिर 5 कहाँ पे आया था, 4p में। फिर 5 देखिए कहाँ पे आया है, 5s में आया था। फिर उसके बाद देखिए 6 कहाँ पे आया है, 4d से शुरू हुआ है, 4d, 5p, 6s। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर 7 कहाँ पे आया था, फर्स्ट टाइम 7 कहाँ पर आया, देखिए जरा 4f में आया है, 4f। उसके बाद कहाँ पे आया है, देखिए भाई, उसके बाद कहाँ पे आया 5d। उसके बाद कहाँ पे आएगा 6p। उसके बाद कहाँ पे आएगा 7s। ठीक है, 7s। ऐसे आप कितना भी आगे बना सकते हैं। मैं तो इसको पूरा कितना भी आप बोल सकते हो, मैं उतना लिखता चला जाऊं, क्योंकि मुझे इसमें एक पैटर्न दिख रहा है। वो पैटर्न मैं आपको भी अभी दिखाता हूँ। 4f, 5d, 6p, 7s। तो नेक्स्ट आएगा 5f, 6d, 6d, 7p, 6s।
7d6s, ठीक है, और एंड सो ऑन। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे पैटर्न विजुलाइज कराता हूँ। हर एक बार आप देखिएगा हम यहाँ पे कुछ पेयर्स बनाएंगे और उन पेयर्स में एक एक ऑर्बिटल बढ़ाते चले जाएंगे। एस एस, पी एस पी एस, डी पी एस डी पी एस, एक एक ऑर्बिटल बढ़ाते जाइए और पेयर बनाते जाइए। एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, इसके आगे आपको जाना है जी एफ डी पी एस, जी एफ डी पी एस, उसके भी आगे जाना है एच जी एफ डी पी एस, एच जी एफ डी पी एस, ठीक है। और बस इनकी नंबरिंग आप याद रखिए। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अच्छा ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्बिटल्स का। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर। दिस इज इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम लोग इसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ठीक है। इसी ऑर्डर में आपने, ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर हो गया। अब एक बार आपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर बना लिया, अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए क्या करोगे, उनको ऑर्बिट के ऑर्डर में अरेंज करोगे। यानी पहले 1 आएगा, फिर सारे 2 वाले एक साथ, फिर सारे 3 वाले एक साथ, फिर सारे 4 वाले एक साथ, फिर सारे 5 वाले, फिर सारे 6 वाले, फिर सारे 7 वाले। दैट वाज फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं ये आपको लिख के भी दिखाता हूँ। तो ये याद रखिएगा कि दिस ऑर्डर इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने का ऑर्डर डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल करते हैं एनर्जी के ऑर्डर में, इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या करने का, क्या कहां से रिमूव किया जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं एनर्जी के ऑर्डर में, बट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं किससे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आपकी ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको नोट करना चाहिए, ये स्टैंडर्ड ऑर्डर है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 6s, ठीक है। सॉरी ये यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर 8s आएगा, दिस इज 8s, दिस इज 8s, ठीक है। चलिए ये आपने एक बार फटाफट बना लिया है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद आता है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो मैं कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी दिखाता हूँ, फिर कैसे लिखा जाता है, फिर उनको करेक्ट फाइनली क्या लिखा जाता है वो भी आपको मैं सिखाता हूँ। तो जैसे स्मॉल से शुरू करते हैं। एटॉमिक नंबर 20, ये किसका होता है, कैल्शियम का होता है। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले सबसे पहले 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। फिर उसके बाद आता है 2s, उसमें भी मैक्सिमम 2। फिर आता है 2p, उसमें भी मैक्सिमम 6। फिर उसके बाद आता है 3s, उसमें भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, ठीक है। तो ऐसे काउंट करिए यहाँ पे जरा, 2 4 6 कितना हुआ, 10 और 2 12। अब हमें और फिल करने पड़ेंगे। 3p में भी 6 आएगा। फिर इसके 3p के बाद आता है 4s, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन हमें कितने फिल करने हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का सम उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होना चाहिए। तो 2 4 10 12 6 18 और 18 के बाद आपके पास बचते हैं 2। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखिए, क्या ये एकदम करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऑर्डर में दिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑर्बिट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, यानी ये बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। अब इसी जगह को अगर हम स्कैंडियम का लिखते हैं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 21। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक है। तो ये जो आपने लिखा है दिस इज इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, बट करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन
बट करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ पर, पहले आप सारे 1 शेल, फिर सारे 2 शेल वाले एक साथ लिखेंगे, फिर सारे 3 शेल वाले एक साथ लिखेंगे, फिर सबसे लास्ट में 4 शेल वाले। तो दिस इज योर करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी आप इलेक्ट्रॉन जब भी लिख रहे हैं तो ये आपने जो लिखा है ऊपर, दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, बट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जब एटम में होते हैं तो वो ऑर्बिट्स में फिल होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट आएगी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। याद होगा हमने आपको बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग की तरह होता है, पहले फर्स्ट फ्लोर आता है, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर। किसी की ऐसी बिल्डिंग में तो ऐसा नहीं होता होगा कि थर्ड फ्लोर पहले आ जाए और सॉरी फोर्थ फ्लोर पहले आ जाए और थर्ड फ्लोर बाद में। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन, ये इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलते, दिस इज इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर। ये जो मैंने बॉक्स में डाला, दिस इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि हाउ टू राइट एनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बस आपको याद क्या रखना है कि एक एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम, एक एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैक्सिमम एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, पी में कितने हो सकते हैं, 6। डी में कितने हो सकते हैं यहाँ पर, 10। और एफ में कितने हो सकते हैं, 14। ठीक है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलिंग करनी होती है, एस पी डी एफ। कोई कंफ्यूजन किसी का, किसी का भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, अब आते हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल, अब वो एक्सेप्शन क्यों है हमें वो भी समझना है। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हम लोग यहाँ पर सबसे कॉमनली आपको दिखेगा क्रोमियम 24 का एंड कॉपर 29 का। मैं पहले इनके सामने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखता हूँ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे, यानी बाय रूल आप लिखोगे। तो बाय रूल जब आप इसको लिखोगे तो ये आएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ये ऐसा आएगा। ठीक है, बाय रूल आप जाओगे तो पहले 4s फिल करोगे, बाद में 3d फिल करोगे। लेकिन इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा गया ग्राउंड स्टेट में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें मिला है वो ये है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। अब हम इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4s को इधर लिख देंगे, 3d को इधर। तो मैं इसको यहाँ पे इरेज करके यहाँ पर इसको बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में लिख देता हूँ। तो ये आ जाएगा 3d5 और सबसे लास्ट में जाएगा 4s1। दिस इज योर करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही कॉपर का अगर आप लिखोगे तो आपका एक्सपेक्टेड क्या होगा, एक्सपेक्टेड आप ये लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, आप ये लिखोगे। लेकिन इसका जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो ये होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। ठीक है, फिर हम इनको क्या करेंगे, ऑर्बिट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ऑर्बिट के ऑर्डर में। तो ऑर्बिट के ऑर्डर में जब इसको आप अरेंज करोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, 3d10, 4s1। तो जो मैंने येलो से दिखाया है ये क्या है, इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो मैंने इधर दूसरे कलर से दिखाया है, दीज आर द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आता है कि ये एक्सेप्शन क्रिएट क्यों हुआ। ये एक्सेप्शन क्रिएट होता है दो स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ डी ऑर्बिटल। अगर आप डी ऑर्बिटल को ध्यान से समझेंगे तो डी ऑर्बिटल में कितने रूम्स होते हैं पहले उनको अच्छे से देख लीजिए। डी ऑर्बिटल में टोटल कितने रूम्स होते हैं, 1, 2,
3 4 5, टोटल 5 रूम्स होते हैं। ठीक है, तो इन 5 रूम्स में दो पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। एक तो अरेंजमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ फिल अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट को हम लोग कॉल करते हैं हाफ फिल्ड, और दूसरे अरेंजमेंट को हम लोग कॉल करते हैं फुल फिल्ड। तो यहाँ पे हाफ फिल्ड यानी डी ऑर्बिटल का हाफ फिल कितना होगा 5, और डी ऑर्बिटल का फुल फिल कितना होगा 10। तो डी ऑर्बिटल में क्या होता है, जब उसमें वो हाफ फिल या फुल फिल होता है तो उसका स्टेबिलिटी बाकी अदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग अरेंजमेंट से बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वो अपने आप को स्टेबल, हाँ देखिए आपको पता है नेचर में हर कोई अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। कोई भी रिएक्शन होती है, कोई भी चेंज होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है टू बिकम मोर स्टेबल। हम लोग भी जो कुछ भी करते हैं, हमारा भी जो भी हम लोग जो इफर्ट करते हैं, जॉब करते हैं, वो किस लिए करते हैं, उसके पीछे सिंपल सा एक पर्पज होता है टू बिकम स्टेबल। अब स्टेबल होने की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर एटम्स के लिए डी ऑर्बिटल में स्टेबल होने की डेफिनेशन है D5 और D10। अगर वो ये D5 और D10 अरेंजमेंट को अचीव कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इस हाफ फिल और फुल फिल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्रोमियम जो D4 अरेंजमेंट में था, क्रोमियम को अगर आप ध्यान से देखिए वो D4 अरेंजमेंट में था। ठीक है, अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, उसके प्लेस पर क्या करेगा, ये अभी देखिए ये फुलफिल है और ये ना ही फुलफिल है ना हाफ फिल है। तो ये कुछ इसको ऐसा अरेंजमेंट देगा जिससे कि आइदर ये दोनों हाफ फिल हो जाए या दोनों फुलफिल हो जाए। ये कुछ इसको ऐसा अरेंजमेंट देने की कोशिश करेगा, या फिर कोशिश करेगा कि एक कोई हाफ फिल हो जाए और एक कोई फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को अचीव करने के लिए क्या करेगा, जो दो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें इंटर कर गए थे, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये हाफ फिल हो गया और ये भी हाफ फिल। दो ऑर्बिटल हाफ फिल या फिर दो ऑर्बिटल फुल फिल या एक हाफ फिल या एक फुल फिल अचीव कर ले तो वो कंडीशन ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, ऐसे ही जरा कॉपर को देखिए, कॉपर में ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये इसमें पूरा पूरा चला जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या अरेंजमेंट है, एक ऑर्बिटल फुलफिल हो गई और एक ऑर्बिटल हाफ फिल हो गई। ये अरेंजमेंट उससे तो बेटर ही है जिसमें कि कोई एक फुलफिल या कोई एक हाफ फिल था और दूसरा ना ही फुलफिल था ना ही हाफ फिल था। तो एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो अपनी मैक्सिमम ऑर्बिटल को किस अरेंजमेंट में रखना चाहता है, आइदर हाफ फिल या फिर फुलफिल या फिर फुलफिल फुलफिल या फिर हाफ फिल हाफ फिल। तो अगर अब इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप ध्यान से देखिए, ये सब क्या है, ये सब फुलफिल थे, यहाँ तक तो सारे फुलफिल थे और ये वाले अभी हाफ और हाफ हो गए। तो ये हाफ फिल अरेंजमेंट अचीव कर लिया। और यहाँ पर देखिए ये फुलफिल है, ये फुलफिल है, ये भी फुलफिल है, ये भी फुलफिल है, ये भी फुलफिल है और ये भी फुलफिल है और ये वाला हाफ फिल है। तो मैक्सिमम ऑर्बिटल हाफ फिल या फुलफिल के अरेंजमेंट में आ गई हैं। ये कंडीशन सबसे स्टेबल कंडीशन होती है फॉर एनी एटम्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए कैसे सोचता है, वो अपने आप को या तो अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल करेगा कि वो सारी ऑर्बिटल या तो हाफ फिल हो या फुलफिल हो या पार्शियली उनमें से कोई हाफ फिल हो या कोई फुलफिल हो, यानी कोई एक भी ऑर्बिटल ऐसी ना हो जो हाफ फिल और फुलफिल अरेंजमेंट के बियॉन्ड हो। तो इस क्रोमियम और कॉपर के अरेंजमेंट में देखिए हर एक ऑर्बिटल जो फाइनल जिसको मैंने टिक किया हुआ है वो क्या है, आइदर हाफ फिल है या फुलफिल है या मैक्सिमम फुलफिल है। तो ये अपने आप को क्या कर लिया, इसने मोस्ट स्टेबल कर लिया है। ठीक है, तो ये रीजन समझ में आया आपको कि कैसे ये हाफ फिल और फुलफिल अपने आप को किया इसने टू बिकम, और क्यों किया है, टू बिकम मोर स्टेबल। अब आते हैं इस रीजन पे कि वाई हाफ फिल एंड फुलफिल अरेंजमेंट इज मोर स्टेबल। इस रीजन को समझते हैं कि वाई हाफ फिल एंड फुलफिल अरेंजमेंट इज मोर स्टेबल। तो इस रीजन को आपको समझने के लिए पहले मैं आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी रीजन बताता हूँ, फिर कंपेयर करते हैं हम लोग। तो इसके पीछे यहाँ पर दो रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन है सिमेट्री। तो मोस्ट सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डी ऑर्बिटल बनाया। अब इस डी ऑर्बिटल में यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिया है, ये 3 इलेक्ट्रॉन फिल है। ठीक है, वहीं पर मैंने एक
डी इलेक्ट्रॉन में एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है ये। अब इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे फिल है। अब इस ऑर्बिटल को इधर से देखिए या इधर से देखिए, क्या ये दोनों तरफ से सेम है? नहीं, इधर से 3 ऑर्बिटल फिल है बट इधर से 2 ऑर्बिटल खाली है। लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे, ये हर तरफ से पूरी तरह से सिमेट्रिकल है। इधर से भी बिल्कुल वही इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मिलेगा, इधर से भी वही इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मिलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल हुए हैं कि आप उसको किसी भी एक्सेस, किसी भी डायरेक्शन से देखें, वो हमेशा आपको सेम दिखेगा। यानी इन दोनों में अगर हम एनर्जी कंपेयर करेंगे तो हम किससे कंपेयर करेंगे? सिमेट्री से। जो ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, या सॉरी उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, एनर्जी नहीं, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में से सिमेट्रिकल कौन है? D5 अरेंजमेंट। ये मेरा कौन सा अरेंजमेंट था? ये मैंने D3 अरेंजमेंट लिया था, यहाँ पर मैंने D5। अब मैं इन दोनों की स्टेबिलिटी को कंपेयर करूंगा तो हम किससे कंपेयर करेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ D5 इज ग्रेटर देन D3। रीजन? सिमेट्री। तो ये रहा फर्स्ट कॉज। सबसे पहले आप हमेशा सिमेट्री कंपेयर करेंगे। लेकिन जब हमारा कंपैरिजन सिमेट्री से नहीं हो सकता, देन वी विल गो फॉर सेकंड कॉज। सेकंड कॉज इज एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। जब हम सिमेट्री से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, देन वी विल गो फॉर एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है? चलिए इसको बना के दिखाता हूं मैं आपको। एक्सचेंज एनर्जी समझने के लिए हम एक पूरी डी ऑर्बिटल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक डी ऑर्बिटल बना लिया। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल किया। अभी ये कैसा अरेंजमेंट है? अभी ये D5। अभी इस अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे? दिस इज योर D5 अरेंजमेंट। D5 अरेंजमेंट क्या होता है? दिस इज हाफ फिल अरेंजमेंट। तो अब इस D5 अरेंजमेंट को ध्यान से देखिए। इसमें जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर आप इससे एक्सचेंज कर दीजिए, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इसको इससे एक्सचेंज कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं। इसको इससे एक्सचेंज कर दीजिए और इस वाले को इससे एक्सचेंज कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना कोई भी एक्सचेंज रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये वाले को अगर आप इससे एक्सचेंज कर दीजिए, इसको इससे एक्सचेंज कर दीजिए, या फिर इसको इससे एक्सचेंज कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ऐसे इस वाले को आप इसके साथ एक्सचेंज कर दीजिए, इसके साथ एक्सचेंज कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑल एक्सचेंज आर सेम। और इस लास्ट में इस वाले को इससे एक्सचेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? कितने पॉसिबल एक्सचेंज हुए हैं? पॉसिबल एक्सचेंज देखिए जरा। येलो वाले कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4। ऑरेंज वाले कितने? 2 4 2 6 और 6 3 9 और 1। टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज इज हाउ मच? 10। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्सचेंज करने का मतलब एक ऑर्बिटल से जंप करके दूसरी ऑर्बिटल में जाना। इस प्रोसेस में वो क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। जितने ज्यादा एक्सचेंज करेगा उतना ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी वो लूज करेगा, उतना ज्यादा वो स्टेबल होता चला जाएगा, ठीक है। अब वहीं पर अगर हमने क्या किया? एक ऐसा अरेंजमेंट बना दिया। अब हम फिर से वापस एक डी ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ये मैंने इसको फुलफिल बना रहा हूं मैं, इसलिए मैं ऐसे फिल करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये D10 अरेंजमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिल है। तो इसमें जो क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल D5 की तरह टोटल कितने एक्सचेंज करेगा? 10। और जो एंटी क्लॉकवाइज वाले वो भी बिल्कुल D5 की तरह कितने एक्सचेंज करेगा? 10। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल एक्सचेंज कितने हो गए? यहाँ के अगर आप टोटल पॉसिबल एक्सचेंज काउंट करोगे तो 10। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज होंगे उतना ज़्यादा एनर्जी लूज करेगा, उतना वो ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। तो D5 और D10 को अगर हम सिमेट्री से कंपेयर करें तो D5 और D10 दोनों ही एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्री से डिसीजन नहीं होगा। तो D5 और D10 को कंपेयर करने के लिए हम लोग सेकेंड रीजन क्या लेंगे? D5 और D10 को कंपेयर करने के लिए हम लोग एक्सचेंज एनर्जी लेंगे। तो D10 और D5 में से कौन सा अरेंजमेंट ज़्यादा स्टेबल होता है? D10, बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो अभी रीजन क्लियर हुआ कि वाई हाफ फिल एंड फुल फिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू दी सिमेट्री एंड हायर एक्सचेंज एनर्जी। ये दो ऑर्बिटल अरेंजमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और कोई भी ऑर्बिटल अपने N+L रूल को वॉयलेट क्यों किया था? वो अपने आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल करना चाहता है कि हर एक ऑर्बिटल में, यानी पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में
आइदर ऑर्बिटल फुलफिल हो या फिर वो हाफ फिल होनी चाहिए, सो दैट वो मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट बोला जाए। ठीक है भाई, तो ये हो गया यहाँ पर। अब आते हैं एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन आपको और कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है। तो ये एक तो मैंने आपके सामने एक कॉपर बनाया था। तो कॉपर के केस में अगर आप ये एक्सेप्शन देखेंगे तो कॉपर के जस्ट नीचे कौन होता है, सिल्वर होता है, और सिल्वर के नीचे कौन होता है आपका, गोल्ड होता है। तो कॉपर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखेंगे, कॉपर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या अचीव करता है कॉपर, 4s1 3d10। कॉपर क्या अचीव कर रहा है, 4s1 3d10। तो कॉपर के नीचे वाले पीरियड में प्रेजेंट है सिल्वर। तो सिल्वर का पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, सिल्वर के नीचे बस आपको क्या करना है, एक शेल बढ़ा देना है, उसी के जस्ट नीचे है। तो ये क्या बन जाएगा, 5s1 4d10। ऐसे ही गोल्ड के नीचे कौन है, 6s1 5d10। समझ रहे हैं भाई। तो ये कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लीजिए, चलिए फटाफट नोट करिए। और आप चाहो तो ये भी ये सारा कुछ आप नोट करिए, जितने भी रीज़न बताए। ये कभी भी आपसे इंटरव्यू वगैरह में कहीं पर पूछा जा सकता है, वाई हाफ फिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन फुल फिल ऑर्बिटल। तो आपके पास रीज़न होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से हम लोग और भी एक्सेप्शन है उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब एक्सेप्शन में जैसे हम लोग अगर जाए यहाँ पर, तो एक तो कॉपर के नीचे सिल्वर और गोल्ड था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपके पास एक है निकिल। निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखोगे तो वो आता है 4s2 3d8। ठीक है, निकिल के नीचे कौन होता है आपका, पैलेडियम। पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिएगा, दिस इज मोस्ट स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ होल पीरियोडिक टेबल। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, ये इसके नीचे होता है 5s2, लेकिन ये होता है 5s0। और 3d के नीचे आएगा तो ये 4d में क्या होना चाहिए था, 8, लेकिन एक्चुअली ये होता है 10। तो ये सबसे स्पेशल एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल का। तो ये एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, ये याद रख लीजिए। ठीक है, और बाकी इसके नीचे प्लेटिनम होता है, वहाँ पर कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं होगा। प्लेटिनम बिल्कुल वही होगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो, 6s2 और 5d8। 6s2 5d8, 6s2 5d8 आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये आपको याद होना चाहिए था। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक्सेप्शनल केसेस आपको याद होने चाहिए। बाकी सब में कोई इशू नहीं है, बाकी सब में तो आपको बस क्या होना चाहिए कि वो 3D सीरीज़ याद होनी, 3D1 से लेके 3D10 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए। और उनके जो नीचे वाले पीरियड के मेंबर हैं उनमें बस आपको एक शेल इंक्रीज कर देना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम। तो आपको पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर अपना यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से वापस से एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू।